तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कूलॉम्स का नियम। जी हाँ दोस्तों, कूलॉम्स का जो नियम था उसकी खोज की थी चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम ने। और उसके बाद में जो कूलॉम्स का नियम हमारे पास में उसे हम स्थिर विद्युत बल का नियम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत के विकास के लिए ये कूलॉम्स का नियम आधार बना था। और उसके बाद में न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर भी ये नियम आधारित है। और उसके बाद में आगे देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पर कार्य करता है कूलॉम्स का नियम। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पे किस प्रकार से कार्य करता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया था। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया था, जिसमें कि बताया गया था कि m1 द्रव्यमान और दूसरा होगा m2 द्रव्यमान, दोनों आपस में एक आकर्षण बल अनुभव करेंगे। ठीक है, बल कौन सा होगा? F बराबर बल होगा वहां पे आकर्षण प्रकार का, न कि प्रतिकर्षण प्रकार का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों बलों के बीच की जो दूरी है इन्होंने बताया था वो r से इंगित करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया ये दो द्रव्यमान हैं m1 और m2, इन दोनों के बीच में जो बीच में F बल कार्य कर रहा है वो बल यहाँ पे समानुपाती होगा m1 इंटू m2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, और उसके बाद में जो बल है वो r के व्युत्क्रमानुपाती स्क्वायर में होगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये बताया था न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें हम यहाँ पे कूलॉम्स के लॉ की, तो यहाँ पे आपको पता होगा कूलॉम्स के नियम के अंदर यहाँ पे कूलॉम ने बताया कि यहाँ पे कूलॉम्स के नियम के अनुसार कूलॉम ने बताया कि यहाँ पे दो द्रव्यमान थे और कूलॉम ने यहाँ पे दो आवेश लिए, Q1 आवेश और दूसरा था Q2 आवेश। और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी थी वो दूरी r से इन्होंने इंगित की। और इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा था वो आकर्षण प्रकार का भी हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण प्रकार का भी हो सकता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में जो यहाँ पे दोनों द्रव्यमान के बीच में जो बल कार्य कर रहा था वो आकर्षण प्रकार का था और यहाँ पे दोनों प्रकार का हो सकता है। उसके बाद में यहाँ से जैसे कि दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल कार्य कर रहा था वो बल समानुपाती होगा यहाँ पे Q1 इंटू Q2 के। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में जो बल है यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होगा r स्क्वायर के, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है। उसके बाद में अगर इन दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाता है F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और जैसे ही समानुपाती हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा F बराबर आ जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यहाँ से हमारे कूलॉम के नियम के अनुसार हमें मिल जाता है। यहाँ पे जो K दे रखा है वो K यहाँ पे इंगित कर रहा है कूलॉम्स का स्थिरांक। ठीक है, कूलॉम्स का स्थिरांक क्या है, कांस्टेंट क्या है, वो K के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे बात करें हम अगर इसमें, तो समानुपाती जैसे ही हटेगा, पहले तो इन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो हमें मिलता है F समानुपाती m1 इंटू m2 अपॉन, ठीक है, r स्क्वायर मिल जाता है। और जैसे ही समानुपाती हटेगा तो हमारे पास में बराबर में आ जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g यहाँ पे इंगित कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को इंगित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में एक समानता है, इसीलिए कहा गया कि जो हमारा कूलॉम्स का नियम है वो गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जैसे कि कूलॉम ने बताया कि Q1 आवेश और दूसरा हमारे पास में Q2 आवेश है, इन दो आवेशों के बीच की जो दूरी है वो दूरी r से इन्होंने इंगित की है। ठीक है, और इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो इन दोनों के सेंटर लाइन के अनुदिश होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगर ये पॉजिटिव होगा और ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी कि समान आवेश है, तो समान आवेश होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। F1 बल इस साइड में बाहर की साइड में लगेगा और F2 इस साइड बाहर की साइड में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि समान आवेश, दो समान आवेश क्या होगा, यहाँ पे होगा दो समान आवेश का प्रतिकर्षण। ठीक है, दो समान आवेश का प्रतिकर्षण होगा। और असमान आवेश है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो वहां पे आकर्षण होगा। ठीक है,
ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद में जैसा कि ये दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच में जो कार्यरत बल है वो किसके ऊपर निर्भर करता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि इन दोनों आवेशों के बीच में यहाँ पे कार्यरत बल होगा, कार्यरत बल, जिसे हम किसे इंगित करते हैं, F से इंगित करते हैं। ठीक है, तो कार्यरत बल सबसे पहले निर्भर करेगा यहाँ पे F समानुपाती Q1 और F समानुपाती Q2, और दोनों का अगर मिलाया जाए तो यहाँ पे आ जाता है F समानुपाती Q1 इंटू Q2, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा हमारा कार्यरत बल दोनों आवेशों के बीच में जो काम कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे हम कह सकते हैं दो आवेशों के बीच में कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होता है, आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर में पॉइंट में अगर आपको बात की जाए तो यहां पे जैसे कि होगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे अगर आपको बताऊं तो इस नियम को हम कह सकते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कह सकते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम को हम क्या कह सकते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये व्युत्क्रम में है। ठीक है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। ठीक है ना, अब यहां पे ये कैसे निर्भर करेगा कि दो आवेशों के बीच में जो कार्यरत बल है वह आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। यह r किसको, आवेशों के बीच की दूरी को इंगित कर रहा है, तो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर 3 नंबर पॉइंट की बात की जाए यहाँ पे तो आपके यहाँ पे आ जाता है कि दो आवेशों के बीच में जो कार्यरत बल होता है वह आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। किसके ऊपर, जो Q1 और Q2 आवेश होता है इनके बीच में जो माध्यम है उस माध्यम पर भी यहाँ पे कार्यरत बल निर्भर करता है। ठीक है, और 4 नंबर पॉइंट की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे दो आवेश है Q1 और Q2 आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो एक दोनों के सेंटर लाइन यानी कि अनुदिश कार्य करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दो आवेशों के बीच में जो कार्यरत बल है वो बल यहाँ पे बल की दिशा, वह बल की दिशा दोनों आवेशों के या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश का मतलब होता है यहाँ पे सेंटर लाइन पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अनुदिश का मतलब होता है सेंटर लाइन। ठीक है, अनुदिश का मतलब सेंटर लाइन पर होता है। ठीक है, F समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। जैसे कि आपको मैंने अभी भी बताया कि जैसे हम समानुपाती हटाते हैं तो हमारे पास में मिल जाता है F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर मिल जाता है। K यहाँ पे कूलाम का स्थिरांक है जो कि एक कूलाम के कांस्टेंट के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पे K की क्या वैल्यू है और K का क्या मान है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। K बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये K की वैल्यू है, ये K का एक फॉर्मूला अगर बात करें तो होता है। ठीक है, उसके बाद में हम आपको आगे बताएं कि K की निर्भरता यानी कि K किसके ऊपर निर्भर करता है और उसकी क्या इकाई है उसके बारे में सब जानकारी यहां से हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताऊंगा K की निर्भरता। ठीक है, क्योंकि K किसके ऊपर निर्भर करता है उसके बारे में हम यहां से देख लेते हैं। तो K की निर्भरता यानी कि K किसके ऊपर निर्भर करता है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा K का मान मापन की प्रगति पर निर्भर करता है। K का मान मापन की प्रगति पर निर्भर करता है। मापन की प्रगति यानी कि मात्रक। ठीक है ना, SI के अंदर और CGS के अंदर क्या होता है उसके ऊपर यहाँ पे निर्भर करता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं K की वैल्यू मापन की प्रगति पर निर्भर कैसे की जाती है। तो यहाँ से आप सभी को पता होना चाहिए
के का मान जो है वो एसआई प्रणाली में क्या होता है और सीजीएस प्रणाली में क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है उन दोनों में, वो यहां से हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है के की जो वैल्यू थी, के बराबर वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12, और इसकी इकाई जो होती है वो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जो ये वैल्यू है वो निर्वात के अंदर है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट का मतलब हुआ निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है ना। परमिविटी, निर्वात की वैक्यूम की परमिविटी होता है, और जिसकी वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें इस वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट के ऊपर यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे यहाँ पे के की जो क्या वैल्यू होती है उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे 1/4 इंटू पाई का मान 3.14 हो जाएगा, इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -12। अगर इसको सॉल्व आउट किया जाए तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू मिल रही है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये के की वैल्यू फ्री स्पेस यानी कि निर्वात या हवा के अंदर है, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये के की वैल्यू किसके अंदर है, निर्वात में या फिर हवा के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो के की वैल्यू और इकाई जो मिली है वो हमें यहाँ पे मिली है एसआई के अंदर, ये एसआई में मान, एसआई में मान है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर बात करें सीजीएस के अंदर, एसआई और एमकेएस प्रणाली एक ही होती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे सीजीएस प्रणाली के अंदर इसका मात्रक क्या होता है और वैल्यू क्या होती है के की, ठीक है। क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि मापन की प्रगति पर निर्भर करता है, तो मापन की प्रगति एक होती है एसआई के अंदर, तो इसकी वैल्यू ये हो गई। अब देखते हैं सीजीएस के अंदर जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसके अंदर यहां से देख लेते हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता होगा हमारे पास में जो न्यूटन है, 1 न्यूटन बराबर अगर सीजीएस के अंदर उसको बदला जाए तो 10 की घात 5 डाइन होता है, 10 की घात 5 डाइन होता है, डायन नहीं डाइन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और 1 मीटर बराबर होता है सीजीएस प्रणाली में 100 सेमी, ठीक है। और 1 कूलाम बराबर होता है यहाँ पे 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होता है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सीजीएस प्रणाली में इसको बदल पाओगे। अब सीजीएस प्रणाली में देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 9 इंटू 10 की घात -9 ये था एसआई के अंदर मात्रक, और जैसे हमने इसको सीजीएस में बदला तो न्यूटन की जगह हमारे पास में क्या आया 10 की घात 5 डाइन, तो यहाँ पे 10 की घात 5 डाइन लिख दिया। और मीटर की जगह क्या आया हमारे पास में, तो मीटर की जगह हमारे पास में आ गया है यहाँ पे 100 सेमी, और मीटर स्क्वायर में है तो यहाँ पे 2 बार इंटू कर देंगे यहाँ पे 100 सेमी से, ठीक है ना। और अपॉन में क्या है, अपॉन के अंदर है कूलाम स्क्वायर, तो 1 कूलाम स्क्वायर बराबर हमें क्या मिलता है 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम, तो स्क्वायर में होगा ये भी 3 इंटू 10 की घात 9 स्क्वायर में, यहाँ पे इसका मान वैल्यू आ जाएगी। अब जब इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू मिल जाती है 1 डाइन सेमी स्क्वायर अपॉन 1 डाइन सेमी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे स्टेट कूलाम स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है सीजीएस प्रणाली के अंदर मात्र कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं सीजीएस प्रणाली में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एसआई के अंदर इसकी वैल्यू अलग थी और सीजीएस के अंदर के की जो वैल्यू थी वो अलग हो गई, तभी हम कहते हैं कि के का जो मान है मापन की प्रगति पर भी निर्भर करता है। तो मैंने आपको पूरा यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे बता दिया है। तो अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टेट कूलाम स्क्वायर होगा, ठीक है।
यहाँ पे सेमी स्क्वायर स्टेट कूलाम स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर था ना, कूलाम स्क्वायर था तो उसको सीजीएस में बदला तो स्टेट कूलाम स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को ये भी पता होगा कि जो हमारे पास में एफ बल है, एफ बराबर क्या होता है, यहाँ पे बल होता है, और बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। आप सभी को पता होगा, ये तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी जानकारी के लिए। या फिर आप इसे कह सकते हैं एमकेएस प्रणाली में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना। और मैंने आपको के का मान तो बता दिया, के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है कूलाम का स्थिरांक, यानी कूलाम का कांस्टेंट, कूलाम का स्थिरांक, कूलाम का स्थिरांक, या फिर हम इसको कह सकते हैं परावैद्युतांक। क्या कह सकते हैं, परावैद्युतांक। ठीक है ना, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में आया था एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी मैं आपको लिख देता हूं। एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, निर्वात में इसकी विद्युतशीलता कितनी होती है। तो आपको मैंने यह भी बताया था कि एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब आपको यहां पे पता होगा इसके बराबर क्या होता है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होता है फैराड प्रति मीटर भी होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, फैराड प्रति मीटर भी कह सकते हो। ये मात्रक कहां से आया वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एफ बराबर होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया, के इंटू Q1 इंटू Q2। ठीक है, और अपॉन में आर स्क्वायर। और जैसे कि हमें के की वैल्यू को पता करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे के बराबर कर देंगे एफ इंटू आर स्क्वायर, वो इंटू में चला जाएगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हो जाएगा Q1 इंटू Q2। आपको पता है ये जो गुणा में है वो यहाँ पे उस साइड में बराबर के उस साइड में जाएगा तो यहाँ पे भाग में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमें के का एक फॉर्मूला मिलता है, जैसे कि यहाँ से हम इकाई का पता कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि एफ जो बल है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन होता है। ठीक है, उसके बाद में आर यानी कि एक लंबाई है दो आवेशों के बीच की, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो है मीटर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद में अपॉन में हम करेंगे कूलाम, यानी कि क्यू मतलब आवेश होता है और आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है, तो यहां पे हम कर देंगे कूलाम स्क्वायर कर देंगे। तो ये इकाई यहां पे हमें मिल जाती है के की, यानी कि कूलाम के स्थिरांक की जो इकाई है वो यहां से मिलती है एसआई के अंदर। ठीक है ना। अब बात आती है कि हमारे पास में जो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट थी उसकी इकाई कहां से आई। तो आप सभी को पता होगा के की जो इकाई है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। तो के बराबर क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। और तो के इसके क्या है, वित्तकर्मानुपाती है ना, के क्या है इसके एप्सिलॉन नॉट के वित्तकर्मानुपाती है। तो जो इकाई के की होगी वो वित्तकर्मानुपाती में एप्सिलॉन नॉट की हो जाएगी। तो इसका उल्टा कर दो आप, जैसे कि कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये किसकी इकाई हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की इकाई हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, या फिर के यानी कि कूलाम के स्थिरांक की इकाई क्या होती है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं के की निर्भरता के बारे में हम बात कर रहे थे। तो निर्भरता में हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि के का जो मान है वह मापन की प्रगति पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे कि के का जो मान है वह मापन की प्रगति के अलावा वह माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो 2 नंबर पॉइंट में हम बात करेंगे, 2 नंबर हमारा पॉइंट रहेगा, के का मान माध्यम पर निर्भर करता है। के का मान किसके ऊपर निर्भर करता है, माध्यम कौन सा, माध्यम पर निर्भर करता है। पहले लिख देते हैं हम, निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता
हैं। अब माध्यम कौन सा हुआ, एक आवेश Q1 ये है और दूसरा आवेश Q2 ये है। इन दोनों आवेशों के बीच में बल लगेगा और बल लगेगा तो बीच में कुछ माध्यम तो होगा ही यहाँ पे। अब ये माध्यम कैसा है उसके ऊपर ये बल यहाँ पे दोनों के बीच में जो बल है वो कार्य करता है, ठीक है ना। तो K का मान जो है इनके बीच में जो माध्यम होता है दोनों आवेशों के बीच में उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो सबसे पहले बता देते हैं माध्यम के बारे में, जैसे कि अगर हवा या फिर निर्वात होगा, हवा या फिर अगर निर्वात होगा तो निर्वात के लिए जो K की वैल्यू होगी वह K बराबर हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी, K बराबर 1 यानी कि इकाई हो जाएगी। K की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इकाई हो जाएगी हवा और निर्वात के लिए। हवा के अंदर थोड़ा सा मान अधिक है, मैं आपको वो भी लगभग के बराबर आपको बता देता हूं कि हवा के लिए K की जो वैल्यू है वो 1.00059 होता है, इसलिए आप लगभग एक ही मानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करें धातु के लिए तो धातु के लिए K की जो वैल्यू है वो होती है अनंत, ठीक है ना। धातु के लिए K की वैल्यू क्या होती है, अनंत। और धातु के अंदर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सालक भी आता है, कंडक्टर भी आता है, हमारे वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये चीज। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि अन्य परावैद्युतांक, अन्य परावैद्युत माध्यम, आप सभी को पता होगा परावैद्युत माध्यम यानी कि असालक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। परावैद्युत माध्यम यानी कि असालक का माध्यम, असालक के लिए बात हो रही है, ठीक है। आप सभी को ये पता होना चाहिए। परावैद्युत माध्यम के लिए, तो परावैद्युत माध्यम के लिए जो K की जो वैल्यू होगी वह यहाँ पे आप ध्यान से देखना है। K की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे अनंत से तो यहाँ पे कम होगी, अनंत कभी नहीं होती, आपको ये ध्यान रखना है। K की वैल्यू अनंत तक होगी लेकिन अनंत से कम होगी और 1 से अधिक होगी, 1 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। 1 से अधिक 1 के बराबर हो सकती है लेकिन अनंत तक होती है, लेकिन अनंत कभी नहीं होती है। ये असालक के अंदर यानी कि परावैद्युतांक के अंदर इसकी वैल्यू होती है K की वैल्यू, ठीक है। तो यहां तक हमने आपको बताया कि K किसके ऊपर निर्भर करता है और K का मात्रक क्या है और K की वैल्यू आप कैसे SI के अंदर, CGS के अंदर आप पता कर सकते हैं, यह हमने यहां तक आपको बताया है। आगे हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे निर्वात और हवा के लिए जो K की वैल्यू थी, निर्वात या फिर मैं बात करूं हवा के लिए K की जो वैल्यू थी वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर फॉर्मूले के आधार पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ पे K बराबर यहाँ पे मिल जाएगा अपॉन 4 पाई सिग्मा नोट मिल जाएगा। और अगर माध्यम के ऊपर बात की जाए कि माध्यम के लिए K की क्या वैल्यू होगी तो यहाँ पे K बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे हम बात करें एयर के लिए यानी कि हवा के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे कि आप सभी को पता है कि F बराबर क्या होता था, K इंटू Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर, और K की यहाँ पे वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी है, ठीक है ना। उसके बाद में ये फॉर्मूला अपने को देखने को मिल रहा है। अगर वैसे ही बात अगर मैं माध्यम की करूं, माध्यम के अंदर अगर बात की जाए वैसे की वैसे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों का अगर मैं बटे के अंदर लिखूं, यहाँ पे अपॉन के अंदर लिखूं तो हमें यहाँ पे F एयर अपॉन में मिल जाएगा, FM मिल जाएगा। और बराबर में अगर किया जाए इनको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू यहाँ पे करेंगे क्योंकि बटे में जो FM का जो मान आ रहा है वो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इंटू में आके। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन m अपॉन 1 हो जाएगा। यहाँ से 4 पाई और 4 पाई कट जाएगा। उसके बाद में हमें जो मिल रहा है वो F एयर अपॉन FM बराबर हमें मिलेगा यहाँ पे एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है एप्सिलॉन r होता है, ठीक है ना। अब हम बात करें एप्सिलॉन r होता क्या है, तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं एप्सिलॉन r बराबर होता है यहाँ पे कि अपेक्षित विद्युतशीलता, अपेक्षित यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव
रिलेटिव परमिविटी जिसको हम बोलते हैं सापेक्षित या फिर अपेक्षित विद्युतशीलता बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं जो यहाँ पे एप्सिलॉन आर है वो एक मात्रकहीन इकाई है, ठीक है, मात्रकहीन राशि है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद में हम अगर बात करें एप्सिलॉन आर के बारे में, तो एप्सिलॉन आर का जो मान है वह भी हमेशा, अगर बात करें हमेशा के लिए, एप्सिलॉन आर का जो मान वह होता है 1 के बराबर या फिर 1 से अधिक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बराबर 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 से अधिक हो सकता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर एप्सिलॉन आर की बात करें हवा के अंदर या फिर हम बात करें निर्वात के अंदर, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू मिल जाती है हमें 1, और अगर हम बात करें धातु के अंदर तो वहाँ पे वैल्यू मिल जाती है हमें अनंत, और अगर बात करें हम अगर जल की तो वहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाती है 81, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एप्सिलॉन के बारे में यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है कि रिलेटिव परमिविटी यानी कि अपेक्षित या फिर सापेक्षित विद्युतशीलता, और ये एक मात्रकहीन राशि है और इसका मान हमेशा 1 के बराबर या फिर 1 से अधिक होगा। और हवा और निर्वात के अंदर अगर बात की जाए तो वहां पे इसका मान होता है इकाई, और धातु के लिए बात की जाए तो वहां पे अनंत होता है, और जल की बात की जाए तो वहां पे 81 होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अभी हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जैसे कि सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको नोट्स के अंदर लिखा देता हूं। यहाँ पे आप सभी को ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में कूलाम का नियम जो है, कूलाम का नियम वह कैपेसिटर का मतलब यानी कि आप सभी को पता है संधारित्र पर भी लागू होता है, ठीक है, संधारित्र पर भी लागू होता है। उसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक आज का रहेगा कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, किस सीमा तक ये कूलाम का नियम लागू होता है, उसके बारे में हम यहां से देख लेते हैं। जैसे कि हमारा आज का लास्ट यानी कि अंतिम टॉपिक है कूलाम के नियम की सीमाएं, किस सीमा तक हमारा कूलाम का नियम कार्य करेगा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें जैसे कि बताया गया है कि कूलाम का नियम गतिमान आवेशों के लिए लागू नहीं होता है, गतिमान आवेशों के लिए लागू नहीं होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, कूलाम का नियम गतिमान आवेशों के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है। और क्यों नहीं होगा तो आप सभी को पता है, क्योंकि अगर बात करें क्यों नहीं होगा तो उसमें अगर हम लिखें तो क्योंकि गतिमान आवेश जो आवेश गति करते हैं वह आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वह गतिमान आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अगर 2 नंबर पॉइंट की बात करें तो यहां पे कूलाम का नियम 2 नंबर पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए सत्य है। यानी कि इससे कम अगर दूरी होगी दो आवेशों की तो वहां पे ये कूलाम का नियम कार्य नहीं करेगा। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर 3 नंबर पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो 3 नंबर पॉइंट में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि यदि दो आवेशों के बीच कोई तीसरा आवेश आ जाता है, कोई तीसरा आवेश आ जाए तो उससे यह
प्रभावित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि दो Q1 आवेश और दूसरा Q2 आवेश है, इनके बीच में अगर कोई तीसरा आवेश आ जाता है तो यहां पे इसके ऊपर कोई प्रभावित यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको कूलॉम्स के नियम के बारे में पूरी डिटेल को समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।